हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है प्लास्टिड। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने सेल ऑर्गेनली की फर्स्ट ऑर्गेनली, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी। वो क्या है, उसके फंक्शंस क्या, उसका स्ट्रक्चर यानी वो कैसा दिखता है, ये सब भी बताया था। इस वीडियो में हम प्लास्टिड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यही सेम चीज है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये आया कैसे, किसने नेम दिया, और ये कहां फाउंड हुआ, ये कैसा है। तो सबसे पहले जो एक टर्म है प्लास्टिड, ये दी थी हेइकल ने। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे। कौन से ईयर में दी थी? 1865। The term was given by Haeckel in 1865. Okay, अब देखते हैं। It is found only in plant cell, यानी ये सिर्फ प्लांट सेल में फाइंड की जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को मतलब कलर की क्या जरूरत है, हमें ऑरेंज येलो ब्लू ग्रीन कलर का थोड़ी बनना है ना। तो प्लास्टिड का क्या काम होता है? प्लांट को कलर प्रोवाइड करना, क्लोरोफिल प्रोवाइड करना, स्टोरेज करना, ये सब काम होता है। और हमारी बॉडी में क्या जरूरत है इस प्लास्टिड की, इसलिए। ओके, और अब आते हैं इस पे। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। मैंने बताया था अगर ये प्लास्टिड है तो इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स है। सेमी ऑटोनोमस मतलब 50% ऑफ वर्क, यानी खुद का 50% काम ये खुद से कर लेती है, पर बाकी का जो बचा हुआ वर्क है वो डिपेंडेंट होती है ऑन द न्यूक्लियस, है ना। दिस इज द प्लांट सेल। प्लांट सेल इन द सेंटर इज न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस पे डिपेंडेंट होती है ये प्लास्टिड। पूरी नहीं, देखो और सारी ऑर्गेनेलीज क्या होती है, पूरी तरीके से इस पे डिपेंडेंट है, बट प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऐसी है जो इस पे बिल्कुल डिपेंडेंट होती है। मतलब समझे, 50% तो खुद से ही कर लेती है काम, पर आधा बचा वो इसके लिए डिपेंड होते हैं। तो न्यूक्लियस भी कहेगा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो कर ही रही है खुद का, है ना। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज ऑर्गेनली है। और देखो, कभी भी एक बात बताऊं, आप सेल में इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दोगे ना, तो ये आप मतलब ये प्लास्टर नहीं लगेगा। इसलिए आपको पता है कैसे बनाना पड़ेगा। ये इसके अंदर स्टैक्ड कॉइन टाइप स्ट्रक्चर बनाओगे, यानी इसका इनर व्यू। तो आप ऐसे लिखोगे प्लास्टिड और ब्रैकेट में इनर व्यू। ओके, अब होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये था इसका इंट्रोडक्शन पूरा। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, यानी ये दिखता कैसा है एक्चुअली, इस पे आते हैं। देखो, इस स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ग्रेना, फिर थाइलाकोइड्स और एट द एंड स्ट्रोमा। तो ग्रेना क्या होते हैं? ग्रेना से पहले हमें थाइलाकोइड पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले थाइलाकोइड पढ़ते हैं। ईच थाइलाकोइड कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हर एक थाइलाकोइड क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है, मतलब थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है हर थाइलाकोइड के अंदर, जो कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड्स के अंदर। अब थाइलाकोइड की शेप क्या होती है? सिक्का देखा है, सिक्का होता है ना वैसा ही, बस ये उसका साइड व्यू हो गया। समझ रहे हो ना कैसे? ऐसी शेप का होता है, मतलब ये उसकी चौड़ाई हो गई और वो ऐसा गोल शेप का है। ठीक है, अब ग्रेना पढ़ते हैं। मेम्ब्रेनियस स्टैक ऑफ फ्लैटेंड कॉइन शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थाइलाकोइड्स। यानी थाइलाकोइड्स को, जैसे ये थाइलाकोइड है,
इनको एक के ऊपर एक स्टैक कर देते हैं, तो ये जो पूरा स्टैक है इसे हम बोलेंगे ग्रेना। ठीक है, इस पूरे स्टैक को हम ग्रेना बोलेंगे, मेम्ब्रेनियस स्टैक। ठीक है, यानी थाइलाकॉइड सिंगुलर। और जब उनको एक के ऊपर एक स्टैक कर देते हैं तो बन जाता है प्लूरल, यानी कि ग्रेना। अब स्ट्रोमा क्या होता है? ये तो रिलेटेड ही नहीं रहा, लेकिन रिलेटेड तो ऑब्वियसली होगा ना, प्लास्टर का ही तो पार्ट है। स्ट्रोमा, दिस इज द ग्राउंड मटेरियल विच इज ग्रेन्युलर एंड कोलॉइडल। यानी ये ग्राउंड मटेरियल है जो ग्रेन्युलर भी है और कोलॉइडल भी है, जिसके अंदर 70s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स किस टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के मैंने आपको बताए थे, 70s और 80s। तो इसमें 70s टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और डीएनए भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, तभी तो डीएनए प्रेजेंट है इसी वजह से, और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। इन दोनों चीजों की वजह से ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बन पाया। अब इट रिसीव्स एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स को रिसीव करता है, जो कि विच आर फॉर्म्ड बाय अब्सॉर्बिंग लाइट एनर्जी एंड इन्वॉल्व्ड इन फूड प्रिपरेशन। तो ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है इन्हें रिसीव करता है, लेकिन कैसे? ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स आते कहां से? ये फॉर्म होते हैं जब लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, जो लाइट आ रही है सनलाइट उसको अब्सॉर्ब करते हैं, तब ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और साथ ही साथ जो स्ट्रोमा है ये फूड प्रिपरेशन में भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं इन्हीं से ही तो फूड प्रिपरेशन हो पाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी तो ये काम आएंगे। जैसे क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट क्या डायरेक्ट थोड़ी मिलेगी? सनलाइट पहले ये बनेगी एनर्जी मॉलिक्यूल्स, और फिर उस सनलाइट, यानी वो इनडायरेक्ट सनलाइट होगी एक टाइप से, उससे वो स्ट्रोमा के अंदर स्टोर हो जाती है और फिर क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करके और CO2 और साथ में हमारा H2O से रिएक्ट करते हैं, तब जाके फॉर्म होते हैं ये सारी चीजें, यानी हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो पाता है। आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक जो कि है फंक्शन, इस प्लास्टिड का फंक्शन क्या है वो पढ़ेंगे हम। इस स्लाइड पे इसके फंक्शंस को समझते हैं। देखो, इट्स मैट्रिक्स एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपने सोचा होगा कि ये क्या मतलब है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, फर्क क्या है? तो देखो, डार्क रिएक्शन, मान लो एक प्लांट है, ये मिट्टी है, यहाँ पे प्लांट उग रखा है, ठीक है, यहां पे सन है, तो इसको तो डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है ना। पर दूसरा है, ये एक बंद कमरे के अंदर है और यहां पे सन है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये वैसे भी थोड़े दिन में मर जाएगा, पर जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, खाना नहीं बन रहा है, तो तुरंत मर जाना चाहिए ना इसे। पर करीब 6 या फिर 5 डेज के अंदर ये सरवाइव करता है। ऐसा क्यों है? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने क्या बताया था, वो एनर्जी, मतलब जो ये जो है सनलाइट इसको स्टोर कर लेता है। फिर क्या होता है, अंधेरे में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, क्योंकि सनलाइट के एनर्जी में कन्वर्ट करके वो स्टोर हो चुकी है, जिस वजह से डार्क में भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है बिना सनलाइट के। इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर इसके मैट्रिक्स एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके प्लास्टिड के। अब इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ऑब्वियसली ये तो सबको पता है कि ये ही जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड का एक टाइप है, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है।
अब द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द प्लांट्स मेंटेन्स इट्स बैलेंस इन नेचर। मतलब प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उसी की वजह से नेचर में ऑक्सीजन का बैलेंस है ना। प्लांट्स हर जगह ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसी वजह से ऑक्सीजन का बैलेंस है। मान लो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते तो हम उन्हें यहाँ पे रहने देते क्या? ना वो जिंदा है, मतलब हम उन्हें जिंदा मानते हैं, एक्चुअल में वो जिंदा है भी, उनके पास सेल है, पर वो जब मूव नहीं कर पा रहे, एक जगह स्टेशनरी है और एनिमल्स की नहीं तरह नहीं है, तो हम उन्हें रखेंगे क्यों जब वो कुछ फायदा कर ही नहीं रहे? हम तो उन्हें काट चुके होते, साथ में ऑक्सीजन नहीं होती तो वैसे भी हम भी जिंदा नहीं होते हालांकि। तो इसकी वजह से प्लांट्स का भी बैलेंस है नेचर में और ऑक्सीजन का भी बैलेंस है नेचर के अंदर। अब कंजम्पशन ऑफ CO2 इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब प्लांट्स ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं पर साथ ही साथ वो CO2 भी कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, जिस वजह से हमारा फायदा है। क्योंकि अगर CO2 रिलीज ही नहीं होगी तो हम तो बस रिलीज करते जाएंगे CO2 और ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे, तो फिर CO2 तो बढ़ती जाएगी ना। फिर उसके कंपैरिजन में कितनी भी ऑक्सीजन आए कोई फर्क पड़ेगा ही तो नहीं, बल्कि उसका अमाउंट ज्यादा होता जाएगा, CO2 का रेशो ज्यादा हो जाएगा और इवेंचुअली हम खत्म हो जाएंगे। तो प्लास्टिड कन्वर्ट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल। प्लास्टिड क्या करता है? CO2 प्लस H2O को ऑर्गेनिक मटेरियल यानी C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो प्लास्टिड के ये थे फंक्शंस, ये था उसका स्ट्रक्चर और उसका इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं। यहाँ पे हमारा टॉपिक प्लास्टिड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, होप यू लाइक द वीडियो।